नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 16 का लेटेस्ट एपिसोड, जिसको रात को हमने कर दिया था पूरी तरह से इग्नोर, लेकिन अभी हमने डाउनलोड किया उस एपिसोड को और वो हिस्सा जो देखने लायक था हमने उस हिस्से को देखा। तो आइए उसी हिस्से की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एपिसोड शुरू होता है शेखर सुमन की जोशीली एंट्री और जोशीली कविताओं के साथ, जहाँ पर वो आते से एक समा बांध देते हैं कि हर साल रावण का पुतला जलता है, लेकिन मुंह में राम, लेकिन दिल में कहीं किसी कोने में रावण भी पलता है। गुमान न कर खुद पर, क्योंकि सूरज भी एक वक्त पर ढलता है। और कुछ सीख ले ए इंसान दिवाली के दिए से, जो दुनिया को रोशन करने के लिए खुद आग में जलता है। शेखर सुमन अपनी बातों से न सिर्फ कॉमेडी बल्कि कॉमेडी के मखमल में लपेट करके कई सारी बातें भी कर देते हैं, जैसे कि रशिया एंड यूक्रेन का वॉर भी रुक गया है, तालिबान ने खुद को पीसफुल कम्युनिटी डिक्लेयर कर दिया जब से उन्होंने अर्चना गौरी का या बिग बॉस के कंटेस्टेंट का लफड़ा देख लिया है। झगड़ा नहीं, वो तो दंगा होता है ना। यहाँ अर्चनोस कोस्वी, गौरी कोस्वी और ड्रैगन फ्रूट जो है वो बॉम्ब की जगह यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट का इस्तेमाल। यहाँ शेखर सुमन का जो सेगमेंट चल रहा था वहां बात ही बात में जो टास्क हुई थी, जहां पर किसको कौन टंग क्लीनर गिफ्ट करेगा, तो गौरी वो टंग क्लीनर गिफ्ट करती है अर्चना को। अर्चना अक्सर बोलती रहती ना कि इसके संस्कार नहीं है, माँ बाप ने यही सिखाया। तो अर्चना, क्या तुमको भी तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है क्या? हालांकि गौरी वहां पर बहुत सारी बातें खुद कर देती, तो वो मैं रिपीट करने की जरूरत नहीं समझता। प्रियंका यहाँ पर मिरर गिफ्ट करती है इसको, शिव को। और प्रियंका तो हर एपिसोड में खुद को दोगली साबित कर ही रही है ना। ये प्रियंका क्या बोलती है कि शिव अपने लोगों को गलत ट्रैक पर लेके जा रहे हैं, दोस्तों को गलत होकर भी जस्टिफाई करते, सपोर्ट करते हैं। तो प्रियंका तुम क्या कर रही थी? तुम्हारी ये जो दोस्त है अर्चना, वो भी तो गलती थी, लेकिन तुम उसको जस्टिफाई करती हो। और कैसे प्रियंका अपने हिसाब से चीजों को मोड़ लेती है। जब पिछले वीक वो तराजू वाली टास्क हो रही थी, तो ये शिव, स्टैन, गौरी, इन सब ने प्रियंका को ही वोट दिया था ना निम्रत के अगेंस्ट। तब सारी चीजें सही थी, तब प्रियंका ने नहीं बोला कि शिव ने अपने दोस्तों को गलत ट्रैक पर क्यों डाल दिया। तो अगर चीजें इसके प्रियंका के फेवर में हो तब तक सही रहती हैं, प्रियंका के अगेंस्ट हो जाए तो चीजें गलत हो जाती हैं। हालांकि शिव ठाकरे भी वहां पर चुप नहीं रहता, वो बराबर जवाब देता है इसको, प्रियंका को, कि कोई बात नहीं सर, अभी ये गिफ्ट में रख लेता हूँ मिरर रूपी, लेकिन अगले वीक में इनको दे दूंगा, क्योंकि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता वो तो सबको खैर पता है ही सही। वहीं प्रियंका के बाद जब शिव का नंबर आता है, शेखर सुमन कहते हैं कि किसको मुखौटा देना चाहोगे, तो अगेन आपने देख लिया कि दो लोगों के मुद्दे में प्रियंका कैसे घुस जाती है। अब कुछ प्रियंका फैंस बोलेंगे भाई ये तो शो ही स्टैंड लेने का, मुद्दे में कूदने का। भाई साहब, हर किसी के मुद्दे में कूदना ना ये बचपना होता है। और फिर ऐसी चीजों को मैं पौटिक पंथी बोलता, प्रतीक सैजपाल वाली, जो कि हर किसी के मुद्दे में कूद जाया करता था। जहां आपका मुद्दा हो वहां आपका कूदना वाजिब हो और जरूरी भी होता है, लेकिन जहां आपका मुद्दा नहीं है, जहां आपकी जरूरत नहीं है, उस चीज में भी अगर आप कूद रहे हो तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की निशानी होती है। और प्रियंका यहां पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर कूद रही थी, क्योंकि यहां पर शिव प्रियंका का नहीं शालीन का नाम लेने वाला था, लेकिन प्रियंका मैं खुद बकरी की तरह मैं करके बीच में कूदती हैं। मतलब वो दिखाना चाहती थी दुनिया को कि हर कोई मुझे टारगेट करता है, लेकिन यहां पर प्रियंका का ये जो दावास्त्र था ये चल नहीं पाया, क्योंकि शिव ने यहां पर प्रियंका नहीं शालीन का नाम लिया था। और शालीन तो एक्टिंग कर ही रहा है, बाद में शालीन खुद को जस्टिफाई भी करता है कि साहब इंसान गलती करता है, सीखता है, ये वो करके। खैर, यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि प्रियंका दूसरों के मैटर में कूदना चाहती है, भले ही मुद्दा उनका हो या ना हो। साथ ही साथ वो जो ज्ञान शिव को दे रही थी, उसी पर्टिकुलर ज्ञान की जरूरत प्रियंका को खुद को है, क्योंकि वो भी पिछले वीकेंड पर बोल रही थी सर दोस्त तो वही होता है ना जो दोस्तों का साथ दे, भले ही वो गलत हो। लेकिन यही प्रियंका यहाँ पर कह रही थी कि शिव के दोस्त गलत जाते हैं, तब भी ये शिव उनका साथ देता है। लेकिन प्रियंका मैडम खुद भी यही कर रही थी, जब अर्चना गलत जा रही थी तब भी वो अर्चना को ब्लाइंडली सपोर्ट ही कर रही थी। ऐसी ही कुछ बातें लागू होती है सुम्बुल द डुम्बुल द क्राई बेबी ऑफ बिग बॉस 16 के ऊपर। जब निम्रत एंड टीना के बीच में जो फुस्की बम वाला टास्क चल रहा था, तो सुम्बुल द डुम्बुल द क्राई बेबी ऑफ बिग बॉस 16 उठकर खड़ी होती है और बोलती है कि ये जो निम्रत है ना, ये दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाती है, ये बोलती नहीं है। पहले बोला करती थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, लेकिन अब पीछे हट गई है, कंधे पर बंदूक रख के चलाती हैं। ऐसी बातें जब ये कर रही थी, तो मुझे इसी वीक का जो मुद्दा था ना गौतम एंड शालीन के बीच में, जब ये गौतम ने कुछ बोला था ओवर टाइम कर रही है, तब इन्होंने शालीन के कंधे पर बंदूक रख करके चलाई थी। तो ये सुम्बुल क्या बोलती है, क्या करती है, इसको खुद को पता रहता है कि वो क्या कर रही है। जैसे एक दिन पहले वो मन की सफाई वाला जो सेगमेंट था, वहां पर भी इसने सुम्बुल ने अपना पोपट करवाया और यहां पर भी अपना पोपट करवाया, लेकिन इसके बावजूद सुम्बुल घर में रह जाती है। मान्या का एलिमिनेशन हो जाता है और मान्या क्या है कि बाहर निकल के बड़े सारे इंटरव्यू दे रही हैं कि अनफेयर था, उसकी जगह सुम्बुल को निकलना था। लेकिन मान्या आप खुद जानती हो और बाहर बैठकर हम भी जानते हैं कि आपका तो एलिमिनेशन होना पक्का था और सुम्बुल का घर में रहना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी, क्योंकि बाहर बैठकर हमको दिख रहा है कि बिग बॉस के अंदर एक कुछ होता है कि नया वाला वर्जन चल रहा है, जहां पर टीना है, शालीन रूपी राहुल है और अंजलि रूपी सुम्बुल है। तो सुम्बुल को ये लोग डेफिनेटली रखेंगे। और जैसे कि करण जौहर ने बोला ही था ना कि इंटरवल के बाद राहुल अंजलि का मिलन हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर क्या पता टीना को ये मारेंगे मतलब
एलिमिनेट कर देंगे। एंड इस सीजन के राहुल प्लस अंजलि यानी कि शालीन प्लस सुंबुल का ये लोग मिलन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, इसके लिए सुंबुल को यहाँ पर रखा गया। जबकि देखा जाए ना तो मान्या का जो एटीट्यूड था, उसका जो अंदाज था, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, वो मेकर्स को भी एक्सपोज कर रही थी। साथ ही साथ वो जो स्क्रिप्ट चल रही थी ना वहाँ पर सुंबुल की, गौतम की, सौंदर्या की, इन सब लोगों की स्क्रिप्ट उसने एक्सपोज कर दी थी। एंड ये चीज़ तो हम भी कब से कहते आए हैं भाई साहब कि एलिमिनेशन अगर किसी का होगा तो वो मान्या का होगा, अदरवाइज यहाँ पर कोई एलिमिनेशन नहीं होगा। तो मान्या का एलिमिनेशन हो गया और वो बाहर इंटरव्यू दे रही हैं, अनफेयर है, ये है वो है। जबकि मेरा ये मानना है कि मान्या को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। मान्या ने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। जब वो आई थी तब उनके पास मौका था इसकी निम्रत की कैप्टनसी को चुनौती देने का, अपनी एक जगह बनाने का, लेकिन वो भी तो सौंदर्या वाले ट्रैक पर चल रही थी। जस्ट बिकॉज कि सौंदर्या ने अपना क्लीवेज कार्ड खेल करके गौतम को, शालीन को पटा लिया और ये जो मान्या है ये वहाँ पर कहीं ना कहीं पीछे रह गई। इसके बाद इन्होंने मिस इंडिया रनर अप कार्ड खेला, फिर गरीबी कार्ड खेला, ऑटो वाले की बेटी वाला कार्ड खेला। तो वो मान्या जो बाहर आकर मेकर्स को एक्सपोज करने की बात कर रही हैं, और वो तमाम यूट्यूबर्स या फिर वो तमाम मीडिया वाले जो कह रहे हैं कि भाई मान्या ने करा बड़ा एक्सपोज, मान्या ने किया खुलासा, ये सारे खुलासे भाई साहब हम पहले से कर रहे हैं। तो टेल अस समथिंग दैट वी डोंट नो, या वो चीज़ें बोलो जो हमें पता नहीं हो। ये सारी चीज़ें हमें तो पहले से ही पता है। और मान्या जो बाहर अब विक्टिम कार्ड खेल रही हो, वेल मेकर्स भी पलटवार कर सकते कि डियर मान्या, हमने आपको 3 वीक दिए थे और 3 वीक काफ़ी होते हैं अपनी एक जगह बनाने के लिए, या फिर ऑडियंस से एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, या फिर मेकर्स की स्क्रिप्ट को फाड़ के आगे आने के लिए, फटा पोस्टर निकला हीरो वाला एंगल यहाँ क्रिएट करने के लिए। लेकिन 3 वीक थे। फर्स्ट वीक में आप नॉमिनेशन में आती हो लेकिन वहां पर कोई एलिमिनेशन नहीं होता। सेकंड वीक में आप नॉमिनेट ही नहीं होती हो। एंड यहाँ तीसरे वीक में आप नॉमिनेट होती हो, वो भी तुक्के से, मतलब बिग बॉस ने एकदम अतरंगी वाली कोई टास्क कर दी और वहां पर आप नॉमिनेट हो गई। लेकिन आपके पास पूरा मौका था ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करने का, लेकिन नहीं, आपने कुछ नहीं किया। आपने कुछ झलकियां जरूर दिखाई हैं, लेकिन आपके पास 3 वीक थे पूरे ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का, कंटेंट देने का, लेकिन आप वहां पर पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। आपने खुद को आइसोलेट कर लिया था मान्या जी, ये चीज आप स्वीकार कर लीजिए। जितनी सच्ची ये बात है कि मेकर्स वहां पर्पसली सुंबुल को थोप रहे हैं, उतनी ही सच्ची ये बात भी है कि आपके पास भी मौका था शाइन करने का, राइज करने का। अब अगर आप नहीं कर पाई हो तो भाई दूसरे को ब्लेम करके कोई फायदा है नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जितनी सच्ची ये सारी बातें हैं कि वहाँ पर स्क्रिप्ट चल रही है, मेकर्स अपने फेवरेट्स को आगे पुश कर रहे हैं, उतनी ही सच्ची ये बात भी है कि आपके पास भी 3 वीक थे खुद को इस्टेब्लिश करने का, खुद की काबिलियत साबित करने का, लेकिन आप नहीं कर पाई। तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन आप अपने गिरेबान में भी झांक करके कर लीजिए तो ज़्यादा सही होगा। टाइम एंड अगेन आपने विक्टिम कार्ड खेले, मैंने मिस इंडिया रनर अप हूँ, आप लोग टीवी हो, आप लोग टीवी वाले हो, ये हो वो हो, तो आपने खुद को टीवी वालों से बेहतर तो साबित नहीं किया, आप इनफैक्ट उनसे कम ही साबित होकर के रह गई। हाँ ठीक है, एक हद तक आप बोल सकते कि मेकर्स ने सौंदर्य को आगे बढ़ाया, सुंबुल को आगे बढ़ाया, ये बढ़ाया वो बढ़ाया, लेकिन जैसे कि वही स्टेटमेंट रिपीट हो जाएगा कि भाई 3 वीक थे आपके पास, आप शिव के साथ टीम अप करती या फिर आप कैप्टनसी वाली टास्क में भागती, पार्टिसिपेट करती, कुछ ऐसा करती ना यार कि मतलब लगता कि लड़की में दम है। लेकिन ठीक है, आपने वीकेंड पर वो एक स्टैंड लिया कि जहां गौरी के लिए पूछा गया था कि ये इंटेंट टू हर्ट था या नहीं, वहां पर आप और खुल करके बोल सकती थी कि सर यहाँ पर सिर्फ बोलना ही इंटेंट टू हर्ट हो गया। लेकिन शालीन भी तो अक्सर बोलता रहता है घर वालों को कि मुंह तोड़ दूंगा। जब शालीन एंड गौतम का लफड़ा हुआ था तब ये कह रहे थे ना कि मुंह तोड़ दूंगा, तू बाहर मिल। अगर बोलना ही इंटेंट टू हर्ट है तो फिर इन लोगों के ऊपर भी वो आरोप लगने चाहिए। ऐसे कुछ फर्म स्टैंड आप लेती, एकदम बोल्ड तरीके से अपनी बात रखती तो फिर मजा आता। लेकिन आपका ये बोल्ड अंदाज भी हमें तब देखने को मिला जब तक तो चिड़िया चुग गई ऑलरेडी खेत। तो यहाँ पर आप बाहर जाइए, वापस से किसी मिस इंडिया वगैरह या मिस वर्ल्ड वगैरह की तैयारी कीजिए, क्योंकि आप मिस इंडिया में भी रनर अप थी और यहाँ अनफॉर्चुनेटली आप रनर अप भी नहीं बन पाई हैं। तो बड़ी वाली बेइज्जती करवा के मान्या सिंह इस घर से टाटा बाय बाय करके आउट हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने शालीन का मेंशन किया अभी, तो शालीन ने ततड़ ततड़ करके अपनी बॉडी दिखाई, डांस वगैरह करा। जब निम्रत और टीना का फुसकी बॉम्ब वाला चल रहा था तो ये शालीन जो रहता है ये फुसकी बॉम्ब का टैग देता है निम्रत को, मेरी फेवरेट निम्मो को, क्योंकि वो उसकी फेवरेट टीना को वो फुसकी बम नहीं मानता, वो तो अंगार से भरा वो सुथली बम है ना। अब जो मैं बोल रहा हूं ना उसे आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर निम्रत को फुसकी बॉम्ब का टैग देने के लिए ये शालीन कहता है कि निम्रत जो थी ना सर, वो अर्चना की कैप्टनसी को स्पॉइल करने के लिए काफ़ी कॉमिक हो गई थी। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हमारी मांगे पूरी करो, हम काम नहीं करेंगे, ये करो वो करो, बड़ा कॉमेडी वाला सीन हो गया था। इनको फ्रंट फुट पर आना था।
फ्रंट फुट पर आना था मतलब। अब इस फ्रंट फुट पर आकर खेलने का मतलब क्या है, क्योंकि इसी करण जौहर ने एक दिन पहले फ्रंट फुट पर यानी कि आपकी आंखों के सामने से अगर सामान लेकर के चले गए, वो तो गलत हो गया था ना करण जौहर की डिक्शनरी के हिसाब से। तो यहाँ पर शालीन क्या साबित करना चाहता था, एक तरफ इस शालीन ने ही आइडिया दिया था कि भाई सामने से खेलो मतलब सामने से चीजें चुरा लो, लेकिन वो तो डकैती है ना करण जौहर की डिक्शनरी में। तो यहाँ पर वही गुलाबो भाई यानी करण जौहर सामने खड़ा था ऐसे करके हा 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 हा, और राधा तेरे चुनरी और राधा तेरा छल्ला, मुंह टेढ़ा कर करके। तो यहाँ पर करण जौहर कुछ नहीं बोला, इनफैक्ट बाकी घर वाले भी कुछ नहीं बोले। और ये शालीन जब इससे शिव ने बोला था कि भाई ये डकैती का आइडिया तो तेरा था, लेकिन जब इसी करण जौहर ने पूछा था कि क्या ज्यादा गलत है, चोरी गलत है या फिर आंखों के सामने हुई डकैती, तब तो तुम लोगों ने बोला था हाँ सर डकैती ज्यादा गलत है। लेकिन इसी डकैती का एग्जाम्पल दिया था शालीन ने, और यही शालीन यहाँ पर करण जौहर के सामने कह रहा था सर अगर वो आंखों के सामने करती ना, पीठ पीछे छुप के नहीं करती तो फिर ज्यादा अच्छा लगता। अच्छा, और ये राधा तेरी चुनरी गुलाबो भाई वहां पर कुछ नहीं बोल पाई। तो कैसे वीकेंड का जो सैटरडे नहीं हाँ सैटरडे वाला जो वार था, वहां चोरी वर्सेस डकैती का जो झुंझुना था वो तो यही इसी एपिसोड में औंधे मुंह गिर गया। यहाँ पर करण जौहर भी कुछ नहीं बोला। यहाँ पर शालीन जो आज कह रहा था कि फ्रंट फुट पर खेलते तो मजा आता, उस दिन कह रहा था नहीं सर डकैती गलत है, चोरी सही है। तो इसकी कौन सी बात का हम यकीन करें? फिर इसके जो फैंस हैं वो आ जाएंगे आर्ग्यूमेंट करने के लिए, भाई तुम शालीन को ऐसा क्यों बोल रहे हो, शालीन यहाँ एक्टिंग कर रहा है। स्पेशली जिस तरह वो गौतम और सौंदर्या को समझा रहा था और कह रहा था ना कि भाई ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, भाई तू मेरा भाई है, अपने जो मसले ना तेल लगाने गए वो मसले, लेकिन ये मैटर ना अपने को सॉल्व करना। और ये सौंदर्या द सती सावित्री, सस्ती सनी लियोनी चली सती सावित्री बनने, इन्होंने वॉशरूम में कुछ तो डेफिनेटली ऐसा किया था मिलॉर्ड जो कि मेकर्स ने सुन लिया, जो कि हमको नहीं दिखाया गया। अदरवाइज ये वॉशरूम का मुद्दा इतना लंबा खींचा गया। और मजे की बात यह है कि ये जो एक दिन पहले जो वॉशरूम गए थे ना, सिर्फ उसी को हाईलाइट करा। एक दिन पहले जब ये वॉशरूम में गए थे, जिसके ऊपर ये अर्चना ने बोला था खट्टा खा रही है, नन्ना मुन्ना देश का सिपाही आने वाला है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। जिस तरह से ये सौंदर्या मान्या के एलिमिनेशन के बाद बोल रही थी ना कि घर का कचरा साफ हो गया, जब ये सौंदर्या मैडम इससे शिव से बात कर रही थी और कह रही थी कि अच्छा हुआ मान्या चली गई, और वो उससे कोई ज़्यादा दुखी वगैरह भी नहीं थी। जब करण जौहर बोलता भी कि इसको हार्डली फर्क पड़ा, वो तो ज्वेलरी वगैरह ठीक कर रही है। स्टैन को, गौरी को, इसको अब्दू को, शिव को, इन्हीं को थोड़ा सा दुख हुआ था। अदरवाइज साजिद खान तो वगैरह था हाँ अच्छा हुआ, राशन एक आदमी का बच्चा, मैं खा लूंगा उसको। तो यहाँ पर सौंदर्या जो कह रही थी, शिव के कान में बात डाल रही थी कि यार मान्या ने मेरी चुगली कर दी और कैरेक्टर इसका सर्टिफिकेट दे दिया। मैडम ऐसा है कि आपके बारे में भद्दी भद्दी बातें अर्चना और बाकी लोगों ने भी करी है, लेकिन मेकर्स ने पर्पसली मान्या की ही क्लिप दिखाई, क्योंकि उन्हें बलि का बकरा एक ही इंसान को बनाना था। ये शालीन कहिए या सुंबुल कहिए, अर्चना कहिए, गौतम, हर कोई जानता है और सबको दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट करण जौहर को खुद को दिखाई दे रहा है। मुझे कुछ कमेंट आए कल, जहां पर कुछ लोग कह रहे थे कि भाई आपको वो सैटरडे का एपिसोड देखना था, करण जौहर ने क्या होस्टिंग की है, मस्त बैशिंग की है, सौंदर्या को फर्जी जोड़ी वाला बोल दिया है। अरे भाई साहब, ये फर्जी जोड़ी बनाते भी वही हैं, बैशिंग भी वही करते हैं, और उस बैशिंग का फायदा क्या हुआ? उस बैशिंग का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ एपिसोड के बाद सो कॉल्ड लव स्टोरी वापस से फिर पनपने लग गई। इनफैक्ट ये फर्जी जोड़ी को बॉयकॉट करने के बजाय लोग तो उनको और समझा रहे हैं। ये गर्दुल्ला शालीन वो बता रहे कि आपका जो ग्रेजुअल जो होते ना ग्राफ, वो नहीं था, आप तो डायरेक्टली वॉशरूम में घुस गए, ऐसा वैसा। मेकर्स अगर एक्चुअली में बैशिंग करना चाहते इसकी या एक्सपोज करना चाहते तो दिखाते ना क्लिप, जो सौंदर्या ने बोला था निम्रत के सामने, जो सौंदर्या ने मान्या के सामने बोला था, ये सौंदर्या जो उसके एमसी स्टैन से भी बात कर रही थी, सब जगह जाकर सौंदर्या ने खुद ने बोला था कि एवरीबडी वांट्स अ बिट ऑफ सौंदर्या। ये सौंदर्या जो बड़े मगरमच्छी आंसू बहा रही थी, शालीन के ही सामने बोल रही थी कि शालीन आपने ऐसे कैसे रिएक्ट कर दिया, मैंने कभी आपके बारे में कुछ नहीं बोला। अरे भाई कितनी झूठी है यार, ये अब्दू के सामने बोल रही थी जब स्टैन के साथ बैठी थी, कितना बुरा बोल रही थी। ब्रो शालीन इज वेरी बैड, ही इज यूजिंग मी एंड ही इज यूजिंग सुंबुल ऑल्सो। भाई साहब मेकर्स कितने दोगले हैं, उन्होंने सिर्फ मतलब ठान लिया था कि भाई मान्या का एलिमिनेशन करना, तो इसकी क्लिप दिखा दो। ये सौंदर्या ने खुद जगह जगह जाकर कैसी उल्टियां करी हैं, वो कोई क्लिप नहीं दिखाई गई। फिर इनके कुछ चपड़गंजू आकर मेरे को सिखाने लगते कि भाई क्या बैशिंग की है। अबे नल्लो क्या बोलूं, बैशिंग वो होती, एक्सपोज वो होता जब इसकी खुद की क्लिप दिखा दी जाती जो खुद इसने बोली है जाकर। लेकिन नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना है, उन्हें यहाँ पर इस सीजन का ईशान माइशा को और आगे बढ़ाना है। तो ये चीज़ कैरेक्टरलेस इंसान की श्रेणी में आती है नहीं आती? पहले आप वो उसको पप्पी देती हो, वो आपको पप्पी देता है, फिर एपिसोड के बाद में आप निम्रत को बोलती हो माय गॉड आई फील सो ऑकवर्ड। ये शालीन भी कभी भद्दे भद्दे मजाक करता है, अंडरगारमेंट में मजाक करता है। जब वो बातें करता रहा तब तो आप सुनती रही, फिर बाद में जाकर के चुगली करती हो, तो इसे कैरेक्टरलेस बोला जाए या नहीं बोला जाए? तो ये कौन सी बैशिंग होती है? ये बैशिंग वगैरह कुछ नहीं थी, यहाँ पर मान्या को बलि का बकरा बनाना था। और अर्चना जिसने इतनी भद्दी भद्दी बातें कहा, क्या चल रहा है बिग बॉस, क्या चल रहा है, नन्ना मुन्ना क्लोज कर लो,
ये चीज़ें नहीं दिखाई गई। तो अगर करण जौहर एक वाकई में फेयर होस्ट होता ना तो सारी क्लिप दिखाता, किसी एक की नहीं दिखाता। और यहाँ बैशिंग के नाम पर सिर्फ गौतम को इन्होंने शोविनिस्ट या मिसोजिनिस्ट बोल दिया, लेकिन सौंदर्या के पापा मम्मी ने शायद बोला होगा मेकर्स को कि भाई उनकी जो लड़की है वो बहुत ही घटिया लग रही है, प्लीज कुछ करो उसकी इमेज साफ करने के लिए। तो यहाँ पर आनन फानन में गौतम के ऊपर ही सारा ठीकरा फोड़ दिया गया, जबकि कहा जाता ना कि ताली दो हाथ से बजती है। अगर यहाँ पर गौतम शोविनिस्ट या मिसोजिनिस्ट था तो ये मैडम भी तो कुछ ना कुछ थी, लेकिन नहीं, वहाँ कुछ नहीं बोला जाएगा। और फिर ये अर्चना लग जाती है ज्ञान देने में, कभी उसको बोलती है सौंदर्या को कि तू यहाँ ये करने आई है, प्यार मोहब्बत करने, अरे तू कहाँ उसके चक्कर में फंसी है। और उसको बोलती है अर्चना, इसको सॉरी गौतम को, अर्चना गौतम को बोलती है तू यहाँ ये करने आया, अरे तू कहाँ उसके चक्कर में पड़ा है यार, तुझे और भी मिल जाएगी। तो आप देख लीजिए अर्चना कितना घटिया गेम खेल रही है। और ये अर्चना तो मतलब इतनी हवा में उड़ रही है, उसे लग रहा है कि वो सबसे सही चल रही है। और सबसे मजेदार सीन तो मुझे ये लगा कि अर्चना, अंकित और प्रियंका ये बात कर रहे हैं कि भाई लोग कपल खेल रहे हैं, लो कर लो बात। भाई जो लड़की बाहर से ऑलरेडी कपल बन के आई है, अपने पार्टनर को लेके आई है, वो यहाँ पर कह रही है कि पता है सब एकदम पार्टनर ढूंढ रहे हैं, सब कपल बनना चाहते हैं। बताओ निम्रत, गौतम, मतलब क्या है यार, अकेले भी तो खेलो। आप देख लीजिए दोगलापन। खुद ये मोहतरमा बाहर से अपने फ्यूचर के खसमे आलम को लेकर के आई हैं और वो कहती है कि सबको कपल चाहिए, सबको पार्टनर चाहिए। अरे भाई तुम अकेली आती तब तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी लगती। और इनके बीच में बैठी अर्चना, अपन तो भाई कल्ले ही आए हैं, कल्ले ही जाएंगे। हालांकि अर्चना बाद में इससे आई थिंक निम्रत से कहती भी है ना कि ये प्रियंका कौन सी मेरी सगी है, मैं तो चढ़ जाऊंगी इसके ऊपर। अब मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। वो लोग जो अभी तो अर्चना को बहुत ब्लाइंडली जस्टिफाई और सपोर्ट कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि इसके गौरी की बॉडी लैंग्वेज बड़ी बकवास थी। अर्चना की लैंग्वेज कौन सी सही है? अर्चना की बॉडी लैंग्वेज सही है क्या? प्रियंका की बॉडी लैंग्वेज कौन सी सही है? वो भी तो मिडिल फिंगर दिखाती है ना। अगर प्रियंका मिडिल फिंगर नहीं दिखाती और दूसरे के मुद्दे में नहीं फंसती तो प्रियंका बहुत अच्छी जा रही थी। लेकिन क्या होता है ना कि कुत्ते को घी, और अर्चना और प्रियंका जैसे कंटेस्टेंट को तारीफ हजम नहीं होती है। थोड़ी सी तारीफ क्या हुई इनकी, ये तो मतलब घमंड में चूर हो चुके हैं। और घमंड में उड़ने वाले तो कहाँ गिरते हैं, शाणे कौवे, आपको पता ही है। पहली वीक में ये निम्रत कहिए, गौतम कहिए, शालीन कितना उड़ रहा था घमंड में, और कहाँ गिरा आपको तो पता ही है। फिर मतलब ऐसे देवदास बन करके बैठ गया था कि पूछो ही मत। तो ये जो पर्सनैलिटीज़ है ना, ये पर्सनैलिटीज़ कहिए या फिर कंटेस्टेंट की साइकोलॉजी कहिए, माइंडसेट कहिए, ये आपको समझना चाहिए कि कैसे थोड़ी सी तारीफ में ये लोग बहक जाते हैं और थोड़ा सा रॉन्ग फीडबैक मिल जाए तो ये लोग टूट जाते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मैं अपना व्यक्तिगत मत बता रहा हूँ, मैं किसी और के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि पीछे के सीजन सबने देखे हुए हैं, सबको पता है कि होस्ट कैसे एक अलग ही गेम खेलता है, कैसे गुगली डालता है, कैसे जाल बिछा देता है। तो ये कंटेस्टेंट जिन्होंने पहले के सीजन देख रखे हैं या फिर पहले के सीजन ये लोग कर चुके हैं, जैसे कि शिव पहले के सीजन कर चुका है, या फिर निम्रत ऑलरेडी बिग बॉस में एक दो बार आ ही चुकी है, बाहर से सब ने देखा है। तो अगर ये लोग समझदार होंगे ना तो सिचुएशन को रीड कर लेंगे कि करण जौहर एक साइड की स्टोरी बता के गया है और बहुत लोगों को पर्पसली वो डाउनग्रेड या फिर डिमोटिवेट करके गया है, कुछ लोगों को हवा में उड़ा के गया, लेकिन वो समझ नहीं रहे। इस चक्कर में वो लोग नेगेटिव ट्रैक पर जाएंगे, घटियापंती करेंगे और खुद ही खुद को एक्सपोज करते चले जाएंगे। जैसे कि प्रियंका, वो आई है एक पार्टनर के साथ, लेकिन किस मुंह से वो बोल देती है यार कि ये लोग ना पार्टनर ढूंढ रहे हैं। अरे तुम तो बना बनाए लेकर आई हो तो दूसरे तो करेंगे ही ना। फिर अगर तुम नहीं लेकर आती तो फिर तुम्हारा पूरा हक बनता बात करने का। और जिस तरह से ये प्रियंका हर बात में कूदती है, मुद्दा इसका हो ना हो लेकिन इसे कूदना ही है। अब इन तमाम बातों के बारे में आपके क्या रिएक्शन है? और हाँ, एक बात, जिस तरह से साजिद खान को फ्री फंड का श्रीखंड मिला जा रहा है, साजिद खान इस शो में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। और अब तो अब्दू का भी बहुत टू मच हो चुका है। मुझे पता है कि अब्दू को बहुत लोग पसंद करते हैं, बट अब्दू शो में क्या दे रहा है? कब तक ये क्यूट करके आप खेलते रहोगे है? और उसके चक्कर में साजिद खान को फ्री फंड का श्रीखंड मिले जा रहा है। मतलब हर वीक साजिद खान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है शो के अंदर। वो बस वहाँ पर एक शादी में जो फूफा जी आके बैठे रहते हैं ना, काम कुछ नहीं करते। तुम आ जाओ, अच्छा तुमने लड्डू लाए तो माला नहीं आई, अरे तुम तो लेके आओ कुछ, नहीं वो तो ऑर्डर देंगे। तो साजिद खान वहाँ कुछ नहीं कर रहा, फ्री फंड का श्रीखंड खा रहा है। इसको निकालो वहाँ से, एक किसी डिजर्विंग इंसान की जगह खा रहा है ये। और अब्दू का भी भाई मैं सही बता रहा हूँ बहुत टू मच हो गया। कब तक लव यू ब्रो, लव फाइटिंग, आई एम जस्ट वॉचिंग, फाइटिंग। तजाकिस्तान का खाना भी आ गया। आई थिंक जैसे ईद पर बकरे को हलाल करने से पहले खूब सारा खिलाया जाता है, वैसे ही मैं समझ रहा हूँ कि अब्दू का विदाई का समय आ चुका है। उसको बहुत सारा प्रिविलेज मिल गया, बहुत सारी उसको चीज़ें, तजाकिस्तान का खाना भी आ गया, बहुत सारी के लिए टास्क भी डेडिकेट कर दी गई। आई थिंक रियल बिग बॉस या जो रियल टास्क होती है ना, वो तभी शुरू होंगी जब अब्दू और साजिद दोनों निकल जाए, बिकॉज इनके होते हुए कोई टास्क में कोई मजा आता है नहीं। और ये दोनों फिर कोई फिजिकल टास्क भी आती तो दोनों गेस्ट अपीयरेंस मोड में साइड में खड़े हो जाते हैं। जब इनका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो फिर वो लोग वहां कर क्या रहे हैं? भाई मेकर्स की मर्जी, उनका शो है। उन्हें रियल लोग कम पसंद आते हैं, उन्हें ऐसे लोग ज्यादा पसंद आते हैं जो कुछ ना करें फिर भी रहें, उन्हें वो आगे बढ़ाते चले। एक तरफ मेकर्स कॉल करवा देते हैं कंटेस्टेंट के लिए कि आप
तो दिखते ही नहीं हो। या फिर सलमान खान बोलते हैं आप क्या कर रहे हो, साजिद क्या कर रहा है शो के अंदर, अब्दू कुछ खास क्या कर रहा है शो के अंदर। अगर आपको ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाना है तो सृजिता डे को क्यों निकाला, उसको भी ले आओ, फिर मान्य को भी ले आओ। एलिमिनेशन का नाटक क्यों करते हो जब आपको ऐसे कंटेस्टेंट रखने जो काम के नकाज के दुश्मन अनाज के साजिद खान जैसे है कि नहीं। एंड आज रात को जो नॉमिनेशन टास्क होगी वहां पर भी अब्दू के साथ साजिद फ्री फंड में एक के साथ एक फ्री में आ गया, मतलब वहां पर भी उनको क्या प्रिविलेज मिला कि वो लोग डिसाइड कर रहे हैं। तो ये साजिद खान को अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दी जा रही है। उसके बाद सलमान खान बोलता है वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, कोई नेपोटिज्म नहीं होता। अगर नेपोटिज्म नहीं होता तो साजिद खान वहाँ क्या कर रहा है, अगर कलर्स में फेवरेटिज्म नहीं होता तो प्रियंका के साथ अंकित हम पर क्यों थोपा जा रहा है, अगर नेपोटिज्म नहीं होता है तो अब्दू के साथ साजिद हम पर क्यों थोपा जा रहा है, अगर फेवरेटिज्म या फिर भेदभाव नहीं होता तो निम्रत वर्सेस प्रियंका फेक रायबरी हम पर क्यों थोपी जा रही है, अगर वहां पर कोई भेदभाव नहीं होता है तो सुंबल जैसी क्राई बेबी हम पर क्यों थोपी जा रही है। ऐसे कोई सवाल अगर हम पूछेंगे तो फिर लोग बोलेंगे अरे तू तो जलता है, तू तो हेटर है, तू है ये है वो, तू है वो। खैर लोग तो कहते रहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना, जैसे मेरा काम है कहना वैसे ही और लोगों का काम भी है कहना, तो कुछ तो लोग कहेंगे। चलिए आपको क्या कहना है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और मैं फिर से भूल गया कि भाई लाइक करो, भर भर के लाइक करो और करो चैनल को सब्सक्राइब भी, यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।